अवकल समीकरण। अवकल समीकरण क्या होता है? जिसमें स्वतंत्र चर x, परतंत्र चर y तथा dy/dx से प्रयुक्त समीकरणों जिन्हें अवकल समीकरण कहते हैं। मतलब जिसमें स्वतंत्र चर हो और परतंत्र चर हो। स्वतंत्र और परतंत्र चर हम कैसे पता लगाते हैं? देखिए वहाँ पे वो समीकरण में एक अवकलज विद्यमान होगा, जैसे dy/dx यहाँ पे विद्यमान है, तो यहाँ पे x क्या है? स्वतंत्र चर है और y क्या है? परतंत्र चर है। ठीक है ना। अच्छा, अवकल समीकरण का जो यूज है वो क्या है? वो भौतिकी, अभियांत्रिकी तथा प्राकृतिक परिघटना की अनेक समस्याओं में व्यापक इसका अनुप्रयोग होता है। ठीक है ना। अवकल समीकरण देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं। अवकल समीकरण का ये एग्जाम्पल है d²y/dx² प्लस में 2dy/dx प्लस में dy/dx log x = 0। ये देखिए एक समीकरण है। क्यों है? क्योंकि =0 लिखा हुआ है। ये एक अवकल समीकरण है। अवकल समीकरण होते कितने प्रकार के हैं? ये मोस्टली दो प्रकार के होते हैं। पहला देखिए क्या है? साधारण अवकल समीकरण, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या होते हैं? वे अवकल समीकरण जिनमें केवल एक ही स्वतंत्र चर के सापेक्ष एक या अधिक क्रम के अवकलज विद्यमान हों, साधारण अवकल समीकरण कहलाते हैं। ठीक है ना। कैसे? जैसे यहाँ पे ये देखिए, ये d²y/dx² प्लस में 2dy/dx प्लस में dy/dx log x = 0। ये एक अवकल समीकरण है और इसमें केवल एक ही स्वतंत्र चर है। देखिए x, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है कि जो स्वतंत्र चर होता है वो एक ही होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए पूरी इक्वेशन में ये स्वतंत्र चर x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है। ठीक है ना। इसलिए साधारण अवकल समीकरण क्या होता है? जिसमें एक ही स्वतंत्र चर हो। और दूसरा होता है आंशिक अवकल समीकरण। आंशिक अवकल समीकरण क्या होते हैं? वे अवकल समीकरण जिनमें एक से अधिक स्वतंत्र चर हों तथा उन स्वतंत्र चरों के सापेक्ष परतंत्र चर के आंशिक अवकलज विद्यमान हों, आंशिक अवकल समीकरण कहलाती हैं। कैसे? जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे d²z/dx² प्लस में d²z/dy² प्लस में d²z/dz² = 0। ये आपका क्या है? ये आपका आंशिक अवकल समीकरण है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए अवकल समीकरण की कोटि क्या होती है। अवकल समीकरण में प्रयुक्त अवकलजों की उच्चतम कोटि ही उसकी अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। मतलब ये है कि जिस अवकल समीकरण में जितना भी अधिकतम डिफ्रेंशिएट किया गया होगा वही उसका क्या कहलाता है? हाईएस्ट डिफ्रेंशिएट क्या कहलाता है? उसकी कोटि कहलाती है। जैसे इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन में देखिए कि d²y/dx² प्लस में x dy/dx प्लस में 2y = e⁻x। तो इसमें द्वितीय घात मतलब y का 2 बार अधिकतम, इस पूरे समीकरण में y का 2 बार x के सापेक्ष अवकलन हुआ है, 2 बार, इसलिए इसकी कोटि क्या हो गई? 2। अगर मान लीजिए यहीं पर d³ और बाकी यही लिखा होता तो यहाँ पे ये अधिकतम होता, तो अधिकतम में 3 बार y का 3 बार अवकलन किया गया होता तो इसकी कोटि क्या हो जाती? 3 हो जाती। अब देखते हैं अवकल समीकरण की घात क्या होती है। अवकल समीकरण की घात जो है, किसी अवकल समीकरण में उच्चतम कोटि के अवकलज की घात को उस अवकल समीकरण की घात कहते हैं, जबकि वह कर्णी और भिन्न से मुक्त हो, अर्थात अवकल से गुणांकों के बहुपदों के रूप की अवकल समीकरण में उच्च कोटि के अवकलज की घात अवकल समीकरण की घात कहलाती है। मतलब ये है कि न तो कर्णी में होना चाहिए, न तो भिन्न में होना चाहिए, ये दोनों में ना हो। अगर हो तो उसको हटाना पड़ेगा। ठीक है ना। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये एक एग्जाम्पल है, d²y/dx² ये क्यूबिक है, √dy/dx + 3। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? दोनों पक्षों का घन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्यूबिक है ना, घनमूल है इसका। तो जब क्यूबिक करेंगे तो इसका अंडर रूट हट जाएगा और इसकी घात क्या हो जाएगा? 3/2। और इसको जब करेंगे फिर पुनः क्या करेंगे? पुनः दोनों पक्षों को कवर करने में जब इसका क्यूबिक किए तो ये 3/2 आ गया। अब इसको भी हटाना पड़ेगा। तो इसको हटाने के लिए हमने क्या किया?
फिर से इसका वर्क कर दिया तो ये क्यूब में हो गया और इसका ये हो गया। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे देखिए सबसे अधिक बार डिफ्रेंशिएट कहाँ हुआ है, यहाँ पे y का 2 बार अधिकतम डिफ्रेंशिएट हुआ है इस समीकरण में। तो इसकी कोटि क्या हो गई, इसकी कोटि 2 हो गई और इसी की जो घात थी 3 वो इसकी घात हो जाएगी। अब देखिए हम देखते हैं दी गई अवकल समीकरण डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन डी वाई ओवर डी एक्स की कोटि 2 है। 2 है सही है, लेकिन घात नहीं डिफाइन है। कैसे? दी गई अवकल समीकरण को अवकल गुणांकों के बहुपद के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि साइन डी वाई ओवर डी एक्स कामा डी वाई ओवर डी एक्स के विभिन्न घातों में एक अनंत श्रेणी, अतः अवकल समीकरण की घात परिभाषित नहीं है। कोटि तो 2 होगी, क्योंकि इस समीकरण में y का 2 बार क्या हुआ है, डिफ्रेंशिएट हुआ है, इसलिए कोटि 2 होगी, लेकिन घात डिफाइन नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम इसको प्रसार करेंगे, जैसे साइन एक्स का प्रसार नहीं होता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 ऐसे चलते जाएंगे, तो वैसे एक्स के स्थान पर डी वाई ओवर डी एक्स लिखा जाएगा, तो इसकी घात कंटिन्यू इंक्रीज करती चली जाएगी। इस वजह से हम इसकी घात डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अवकल समीकरण का हल। किसी अवकल समीकरण में प्रचरों मतलब पैरामीटर होते हैं जो कंटिन्यू घटते बढ़ते रहते हैं, मतलब जो चर होते हैं, वेरिएबल होते हैं, उन्हीं की बात के मध्य संबंध अवकल समीकरण का हल होगा यदि यह फलन तथा इसके अवकलज दी गई अवकल समीकरण को संतुष्ट करते हों। अवकल समीकरण के हल को समाकल अथवा पूवर्ग भी कहते हैं। किसी अवकल समीकरण का हल 2 प्रकार से हो सकता है। पहला क्या है? पहला व्यापक हल, जनरल सॉल्यूशन। क्या होता है? ऐसा हल जिसमें स्वेच्छ अचर उपस्थित हो व्यापक हल कहलाता है। ठीक है। अब देखिए व्यापक हल में अचरों की संख्या अवकल समीकरण की कोटि के बराबर होती है। व्यापक हल को संपूर्ण हल, संपूर्ण समाकल तथा संपूर्ण पूरक भी कहा जा सकता है। देखिए अवकल समीकरण क्या है, डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0 का व्यापक हल क्या है, ये। अब यहीं पे देखिए इसका अगर डबल डिफ्रेंशिएट किया जाएगा तो यही आपका आएगा। यहाँ पे इसका डबल डिफ्रेंशिएट क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे 2 स्वेच्छ अचर हैं, इसलिए 2 बार डिफ्रेंशिएट हुआ। विशिष्ट हल क्या होता है? किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों को विशेष मान देने पर प्राप्त हल उस अवकल समीकरण का विशेष हल कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पे यही है, अगर मान लीजिए ए का मान 1 है, बी का मान 1 है, मतलब जो स्वेच्छ अचर हैं इनका मान हमको अगर पता हो जाए तो इसका जो हल होगा उसी में हम इसका मान रख देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, y इक्वल टू कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स। ए के स्थान पे एक रख दिया, बी के स्थान पे एक। मतलब स्वेच्छ अचरों का मान अगर हमें पता चल जाए तो वो क्या कहलाता है, वो आपका विशिष्ट हल, पर्टिकुलर सोल्यूशन कहलाता है। यहाँ पे देखिए जैसे एक एग्जांपल है, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स द्वारा निरूपित वक्र निकाय का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जहाँ a तथा b अचर है। a और b अचर है तो मतलब इसका 2 बार, इस समीकरण का 2 बार क्या होगा, अवकलन होगा। देखिए निकाय में अचरों की संख्या 2 है, अतः अभीष्ट अवकल समीकरण द्वितीय कोटि की होगी। समीकरण 1 मतलब ये वाले समीकरण का यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर जब इसका अवकलन करेंगे क्या आएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी अपान एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक्स के सापेक्ष पुनः अवकलन फिर से करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2b अपान एक्स क्यूब हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों समीकरणों से अगर हम सॉल्व करें तो a का मान ये आएगा और b का मान ये। a और b का मान अगर इसमें पहले वाले में रख दिया जाए तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये क्या है आपका, ये आपका है अवकल समीकरण। इससे हम अवकल समीकरण निकाल सकते हैं। जितने भी स्वेच्छ अचर होते हैं उतनी ही बार उसका अवकलन होता है। देखिए यहाँ पे कुछ विशेष तथ्य हैं, जैसे यदि परतंत्र चर y स्वतंत्र चर x के बढ़ाने के साथ घटता है तो dy ओवर dx का मान ऋणात्मक होता है। ठीक है। अब देखिए यदि परतंत्र चर y स्वतंत्र चर x के बढ़ाने के साथ साथ बढ़ता है तो dy ओवर dx का मान धनात्मक होता है। ठीक है ना। देखते हैं हम इसका एक एग्जाम्पल क्या है। यहाँ पे देखिए जैसे बरसात की एक बूंद के वाष्पित होने की दर उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुपाती है। बूंद की त्रिज्या में परिवर्तन की दर को दर्शाने वाला एक अवकल समीकरण ज्ञात करना है।
अब देखिए यहाँ पे मान लिया गया बरसात की बूंद की त्रिज्या r तथा आयतन b और पृष्ठीय क्षेत्रफल s है, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा v इक्वल्स टू 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है ना, गोले का आयतन जो होता है, यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। अब देखिए उसने क्या कहा कि वाष्पित होने की दर उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुकरणपाती, जो वाष्पित होने की दर है तो dv/dt इज प्रोपोर्शनल टू यस हो जाएगा। ठीक है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो dv/dt इज इक्वल्स टू ks। कि यहाँ पे क्या है, ये प्रोपोर्शनल था, प्रोपोर्शनल से बराबर को लाने के लिए हमें कांस्टेंट वेरिएबल जोड़ते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे माइनस क्यों हुआ, क्योंकि देखिए वाष्पित होने पर बूंद का आयतन घटता है, बूंद का आयतन घट रहा है, टाइम बढ़ रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग जो वो बूंद थी वो घट रही है, इस वजह से यहाँ पे निगेटिव हुआ। अभी इसके पहले बताया गया था। यहाँ पे क्या हो जाएगा d/dt, और v की वैल्यू क्या थी, v की वैल्यू यहाँ पे रखा गया। अब यहाँ पे देखिए माइनस के और यहाँ पे s के स्थान पे इसको रख दिया गया, सॉल्व कर दिया, जो डिफरेंशियल इक्वेशन आया ये क्या हो गया dr/dt इज इक्वल टू -k, जो कि अभिष्ट अवकल समीकरण है। इसमें देखिए प्रथम कोटि एवं प्रथम घात की अवकल समीकरण क्या होते हैं। प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण ऐसे होते हैं कि जो अवकल समीकरण दिया गया होता है, दोनों पक्षों में हम क्या करते हैं एक्स के सापेक्ष है, जो वेरिएबल दिया होता है, जो चर राशि उसमें दी गई होती है, उसी के सापेक्ष दोनों पक्षों में क्या कर देते हैं समाकलन कर देते हैं, और उसके बाद एक कांस्टेंट वेरिएबल जोड़ देते हैं। यही आपका क्या होता है व्यापक हल कहलाता है। ये प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकल समीकरण है। अब देखिए यहाँ पे चर पृथक्करण विधि क्या होती है। ऐसे सभी अवकल समीकरण जिनमें एक पक्ष में dx तथा x वाले समस्त पद एवं दूसरे पक्ष में dy तथा y के समस्त पद प्राप्त करना संभव है, चर पृथक्करण रूप कहलाते हैं। मतलब मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेबल, जो मेथड होता है वेरिएबल सेपरेबल का, वही होता है कि अगर x और dx के सारे पद एक तरफ और y और dy के सारे पद एक तरफ हम कर लें, तो दोनों पक्षों का हम इंटीग्रेशन साइन लगा के आराम से कर लेंगे। जैसे एक एग्जांपल है यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, अवकल समीकरण dy/dx इक्वल्स टू 4y का हल करना है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम क्या करें, इस 4y या 4 को रहने दें, केवल y को इधर ला दें नीचे, यहाँ पे गुणा हो रहा है इस दोनों का, तो y इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा और dx उधर चला जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा dy/y इज इक्वल्स टू 4dx। अब दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन का साइन लगा दिए। अब यहाँ पे dy/y क्या हो जाएगा log y इज इक्वल्स टू 4, 1 का क्या हो जाएगा x, प्लस में यहाँ पे log c इन्होंने लिख लिया है, कॉन्स्टेंट वेरिएबल लिया गया है। अब देखिए इसको इधर ला दिए तो log y/c इज इक्वल्स टू 4x, और यहाँ पे देखिए log को हटाने के लिए हमने दोनों पक्षों में e की घात ले लिया, तो यहाँ से ये हट जाएगा, y/c इज इक्वल्स टू e⁴x हो जाएगा, और यहाँ पे y बराबर हम देख सकते हैं c इंटू e⁴x। ये आपका क्या है अवकल समीकरण का हल। अब देखिए समघात फलन, होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शन क्या होते हैं, समघात फलन की घात ज्ञात करने के लिए दिए गए फलन f(x,y) और में x बराबर λx तथा y बराबर λy रखते हैं। यदि f λx λy इक्वल टू λn f(x) हो जाए, तब दिए गया फलन समघात फलन होता है तथा उसकी घात होती है। ठीक है ना, तो इसका कहने का मतलब ये है, जब अंश और हर दोनों जगह समान घातें हों तब वो क्या कहलाता है समघातीय फलन कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x की घात 1 है, y की घात 1 है, यहाँ पे भी x की घात 1 है, y की घात 1 है, तो ये समघातीय फलन कहलाता है। समघात अवकल समीकरण क्या होते हैं। अवकल समीकरण dy/dx इक्वल्स टू f(x,y) अपान gx,y समघात अवकल समीकरण कहलाता है। यदि f(x,y) इक्वल्स टू तथा gx,y समघात के समान घात के समघात फलन हो। मतलब क्या है, दिए गए अवकल समीकरण में के समघातीय होने की जांच करने के लिए फलन f(x) तथा gx,y अर्थात अंश और हर की घात ज्ञात करने के लिए ये दोनों घातें समान हैं, तो दी गई अवकल समीकरण समघातीय कहलाती हैं। हम एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। क्या है, जिसे दर्शाइए कि अवकल समीकरण x dy माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू √x² प्लस y² इंटू dx समघातीय है। तो यहाँ पे देखिए हम करते क्या हैं कि सबसे पहले दी गई अवकल समीकरण ये आपकी थी, ठीक है ना, हमने y जो यहाँ पे माइनस में था उसको उधर ट्रांसफ़र किया तो ये प्लस में हो गया। अब देखिए हमने x dx को कॉमन लिया और नीचे भेज दिया, और ये x को नीचे भेज दिया। अब देखिए यहाँ अंश तथा हर दोनों की घात 1 है। कैसे 1 है, देखिए यहाँ पे y की घात 1 है,
यहाँ पे प्लस में अंडर रूट के अंदर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन अंडर रूट के अंदर है और अंडर रूट का मतलब 1/1/2, तो ये कट जाएगा, केवल इसकी घात भी एक एक मानी जाएगी, तो नीचे भी आपकी घात एक है। अतः दी गई अवकल समीकरण समघातीय है। अब हम करते क्या है समघातीय अवकल समीकरण में को हल करने के लिए, इसको हल करने के लिए हम सबसे पहले मानते हैं y बराबर वी एक्स। y बराबर वी एक्स कब, जब डी वाई ओवर डी एक्स होता है। मान लीजिए डी एक्स ओवर डी वाई होता तो यहाँ पे x बराबर वी वाई माना जाता। अब देखिए यहाँ पे y बराबर वी एक्स जब माने तथा डी वाई ओवर डी एक्स करेंगे तो क्या आएगा, v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर दिया गया। तो इसके बाद डी वाई ओवर डी एक्स का मान ये उठा के यहाँ पे रख दिया गया और v इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू वी एक्स जो रखा था इसमें रख दिया गया। इसको जब सॉल्व किया हमने तो ये आपका क्या हो गया 1/√1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इक्वल्स टू 1/x डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में इंटीग्रेशन कर देंगे, यहाँ पे डी वी के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे डी एक्स के रिस्पेक्ट में। जब इसको हम सॉल्व करते चले जाएंगे तो ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएंगे ये। अब यहाँ पे देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो उसके बाद भी का मान यहाँ से हम क्या करेंगे, भी का मान निकालेंगे। भी का मान निकालेंगे तो y/x आएगा और यहाँ पे भी के स्थान पे जहाँ जहाँ भी है वहाँ पे y/x हम लिख देंगे और बराबर ये log x, यहाँ पे c के स्थान पे log c लिख सकते हैं। कांस्टेंट ये भी है और ये भी था, ठीक है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, log cx हो जाएगा और यहाँ दोनों पक्षों में log कट जाएगा और इतना बराबर ये हो जाएगा और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, अभिष्ट अवकल समीकरण। अब हम देखते हैं रैखिक अवकल समीकरण एवं द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण क्या होता है। प्रथम कोटि तथा प्रथम घात की वह अवकल समीकरण जिसमें परतंत्र चर और उनके अवकलजों की घात एक हो तथा वे गुणनफल के रूप में न हो, रैखिक अवकल समीकरण कहलाती है। यहाँ पे देखिए दो प्रकार के रैखिक अवकल समीकरण बनेंगे, क्या क्या, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। पी और क्यू आपके नियतांक होंगे या तो एक्स के वेरिएबल होंगे। डी एक्स अपान डी वाई प्लस पी वन एक्स इज इक्वल्स टू क्यू वन, जहाँ पे पी वन और क्यू वन क्या आपके होंगे, कांस्टेंट होंगे और या तो क्या हो जाएंगे, वाई के फंक्शन होंगे, ठीक है ना। यहाँ पे एक खास बात है, क्या लिखा है, प्रथम कोटि तथा प्रथम घात की वह अवकल समीकरण जिसमें परतंत्र चर और उनके अवकलजों की घात एक हो तथा वे गुणनफल के रूप में ना हो। गुणनफल नहीं हो सकते, प्लस माइनस में हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करने की जो विधि होती है वो क्या है, देखिए रैखिक अवकल समीकरण को हल करने की विधि। रैखिक अवकल समीकरण को जो हल करते हैं उसमें कुछ चरण होते हैं। पहला क्या है, सर्वप्रथम दी गई अवकल समीकरण को निम्न रूप में लिखते हैं, जैसे डी वाई ओवर डी एक्स प्लस में पी वाई इक्वल्स टू क्यू। पी और क्यू के मान निकाल लेते हैं। अब हम सूत्र लगाते हैं, क्या, आई एफ उसका निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं। आई एफ निकालेंगे तो ई की पावर अंडर रूट क्या हो, सॉरी ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, ठीक है ना। उसके बाद अब क्या होता है, फार्मूला लगाते हैं, वाई इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू, जो यहाँ पे क्यू था ये वाला क्यू इंटू आई एफ। आई एफ के स्थान पे क्या, ये जो आपका निकला था आई एफ, यहाँ पे लिख के डी एक्स के सापेक्ष इसका हम समाकलन कर देते हैं, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि ये डी वाई ओवर डी एक्स ना होकर उल्टा होता तो क्या होता, देखिए डी एक्स अपान डी वाई होता तो डी एक्स अपान डी वाई प्लस में पी वन एक्स इज इक्वल्स टू क्यू वन के रूप में, जहाँ पे पी क्यू वाई के फलन या नियतांक हैं, तब समाकलन गुणांक आई एफ, मतलब क्या है ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाता है, ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी वन डी एक्स और इसका हल क्या हो जाता है, एक्स इंटू आई एफ, एक्स इंटू आई एफ होता अब, ठीक है ना, बराबर अब देखिए यहाँ पे ध्यान से कि यहाँ पे ऊपर एक्स था, फंक्शन क्या था, एक्स था, तब यहाँ पे एक्स इंटू आई एफ हुआ है, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू वन पहले वाला, उसके बाद आई एफ डी एक्स के रिस्पेक्ट में हुआ भी है ऊपर जो था, ठीक है ना। अब इसको कर दीजिए, जो आएगा आपका सोल्यूशन हो जाएगा। अब देखिए जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, अवकल समीकरण 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस में 2xy डी एक्स बराबर कॉट एक्स डी एक्स का व्यापक हल ज्ञात करना है। ये आपको अवकल समीकरण दे दिया गया है, तो इसको हल करने के लिए हमने क्या किया, डी वाई ओवर डी एक्स लिखा और ये 2x, इसको एडजस्टमेंट किया, क्या 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई। यहाँ पे देखिए ये पूरा x का फॉर्मेट है और ये आपका y है, ठीक है ना। बराबर में क्या हो जाएगा, कॉट एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पूरे फंक्शन में हमने क्या किया 1 प्लस एक्स स्क्वायर से भाग कर दिया,
ठीक है ना। अब देखिए रैखिक अवकल समीकरण क्या बन गया, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस में पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू से इसकी हम तुलना करेंगे तो देखिए पी के स्थान पे क्या है, ये चीज़ है, क्यू के स्थान पे क्या है, ये चीज़ है। अब देखिए आई एफ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ई पावर इंटीग्रेशन पी एक्स होता है, पी आपका क्या था 2x अपान 1+x², तो यहाँ पे 2x अपान 1+x²। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1+x² हो जाएगा। अब अवकल समीकरण का हम फार्मूला रखेंगे तो क्या आएगा आपका, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू आई एफ डी एक्स प्लस सी होता है। यहाँ पे y से इंटू करेंगे, आई एफ हमारा ये आया था इसको रख दिए, फिर इंटीग्रेशन क्यू क्या था आपका, यहाँ पे देखिए q बराबर कॉट एक्स अपान 1+x² था, इसको लिख दिए। और यहाँ पे आई एफ क्या आपको ये आया था 1+x², इसको हम जब काट देंगे तो क्या हो जाएगा, केवल कॉट एक्स डी एक्स प्लस सी आएगा। अब यहाँ पे देखिए कॉट एक्स का क्या होता है लॉग साइन एक्स प्लस सी, ये आपका क्या हो जाएगा अभीष्ट व्यापक हल। देखिए द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर क्या होता है। द्वितीय कोटि का क्या होता है, माना दी गई द्वितीय कोटि तथा प्रथम घात की अवकल समीकरण ये है, डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर जो कुछ टू एफ एक्स है। तो हम करते क्या है, इसको दो बार दोनों पक्षों में दो बार इंटीग्रेशन ले लेते हैं, काम खत्म। और देखो हम कैसे करते हैं इसको एक एग्जाम्पल की सहायता से। जिसे यहाँ पे अवकल समीकरण डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर जो कुछ टू एक्स का हल है, इसको हल करना है तो कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर जो कुछ टू एक्स है, दोनों पक्षों का एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स केवल रह जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स। और यहाँ पे क्या हो जाएगा x²/2, और यहाँ पे हम एक कॉन्स्टेंट जोड़ते हैं प्लस में c1 हमने जोड़ दिया। अब हमको ये डी वाई ओवर डी एक्स भी हटाना है तो एक बार फिर से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर से, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे जब इंटीग्रेट करेंगे, डिफ्रेंशिएट नहीं इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर यहाँ पे x³/6 हो जाएगा प्लस में c1 के बाद एक इंटू में 1 था तो यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो यहाँ पे c1x हो जाएगा प्लस में एक दूसरा कांस्टेंट जुड़ेगा c2। तो ये क्या हो जाएगा अवकल समीकरण का हल, जब ये क्या होता है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएट होता है तब।